हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ विशाल सिन्हा। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्लास 11th से है। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है ना, सिस्टम सेटअप करने में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत लेट हो रहा है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है, जो कंटिन्यू रहेगा। तो जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11th में, वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड से आपके नीट के एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, वो भी अल्टरनेट ईयर में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है नीट के एग्जामिनेशन में या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी एम्स के एग्जामिनेशंस को नीट के एग्जामिनेशन में मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब आपका सिर्फ एक ही एग्जाम है नीट, जिसके तहत आपका सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये पहला क्लास पहला लेक्चर है, ये जानना जरूरी है। इस चैप्टर से एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कौन से टॉपिक से, किस पार्ट से क्वेश्चन उठाया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैं आज लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस लेक्चर 1 से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि अगर नीट के एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस लेक्चर से होना ही होना है। दूसरा वो कहाँ से पूछेगा वो हम अगले लेक्चर में, लेकिन एक क्वेश्चन इस लेक्चर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला टॉपिक है लिविंग। माइंड में क्वेश्चन आता है लिविंग कहते किसको है, कोई लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब होता क्या है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। ये बोर्ड के बच्चे के लिए नहीं है, वैसे बोर्ड के बच्चे भी अगर चाहें 11th का एग्जाम देंगे तो उनको भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। कंपटीशन के लिए ध्यान से सुनिएगा। लिविंग का मतलब क्या है, या लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते किसको है, यह है क्या। तो कहता है जो चीज जिंदा है, जो चीज जिंदा है मतलब उसमें ग्रो हो रहा हो, वो ग्रो करता हो, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो, है ना, वो सांस लेता हो, रिस्पायर करता हो, रेस्पिरेशन होता हो। तो ये सब प्रोसेस, ये सब प्रक्रिया जिसमें होगी, ये सब बातें जिनमें देखने को मिलेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग। क्लियर हुआ, पहले समझेंगे लिविंग किसको बोले, क्लियर हो गया। वैसा चीज जिसमें ग्रोथ हो रहा हो, वो बढ़ रहा हो, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हो, उसमें मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है हम बताएंगे, उसमें रेस्पिरेशन करने की क्षमता हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब जिसमें देखने को मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग। ठीक है, यहां क्लियर है। लिविंग का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा, कोई भी चीज, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रोथ हमको देखने को मिले, उसमें रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन की मतलब होता है श्वसन प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म इसमें आ जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है, जिनमें ये सब देखने को मिलेगा उसे हम लोग लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे। अगला जो आपका है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिफाइन करता हो। ठीक है, जैसे पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा आपका हो गया मेटाबॉलिज्म, 4th नंबर पे कौन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 5th नंबर पे है कॉन्शियसनेस। ध्यान से देखेंगे, ये 5 ऐसे चीज हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें ये 5 चीज तो होना ही चाहिए। अगर इन 5 में से कोई एक चीज भी नहीं है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते हैं, है ना। इस एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर क्लियर होगा कि क्या ये सच है या गलत। ठीक है, पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। क्लियर है, यहां पे क्लियर है ना। हम लोग अब अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। अब यहां नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम लोगों ने वहां देखा था ना कि ग्रोथ, ये ग्रोथ क्या है,
ये आपका जो नीट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो मैंने बोला कि आपके इस लेक्चर 1 जैसे ही खत्म होगा, आपका लेक्चर 1 जैसे ही एंड होगा, आपके नीट का एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन नीट का कंपटीशन में आपको इसी लेक्चर से पूछा जाएगा, दूसरे लेक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है। पहला है क्या आपका ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ग्रोथ, ध्यान से सुनेंगे, क्या ग्रोथ किसी भी चीज में, अगर कोई भी चीज में ग्रोथ हो रहा हो तो क्या हम उसको लिविंग बोलेंगे या नहीं? क्वेश्चन सुने आप मेरा क्या था? अगर किसी चीज में ग्रोथ हो रहा हो तो उसको लिविंग बोलेंगे या नहीं? आपके माइंड में क्या आंसर आएगा? क्योंकि आप लोग का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, कुछ बच्चे पढ़ के रखे होंगे तो थोड़ा आइडिया होगा उनको। मन में क्वेश्चन उठता है, सर सही बात है, जिसमें ग्रोथ हो रहा हो तो वो तो लिविंग ही होगा, क्योंकि लिविंग के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें ग्रोथ हो रहा हो, है ना। आज हम आपको यही बात को क्लियर करने जाएंगे। तो याद रखेंगे, अगर किसी भी चीज में ग्रोथ हो रहा हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको दिख रहा है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो लिविंग है। समझे बात को क्या कहे हम? अगर किसी चीज में ग्रोथ आपको दिख रहा है तो आप केवल ग्रोथ के आधार पे यह नहीं कह सकते हैं कि दैट्स ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। हम उसको नहीं कह सकते हैं कि वो लिविंग है। क्वेश्चन उठेगा क्यों? तो देखिए, इट इज नॉट, ग्रोथ के बारे में, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला लाइन क्या कर रहा है कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? बिकॉज विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स some non-living things also growth, like mountains, boulders and sand mounds। ठीक है, क्या हुआ? क्या कह रहा है कि हम लोग ग्रोथ के आधार पे लिविंग थिंग्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिनमें ग्रोथ होता है, जिनमें ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल, माउंटेन, आपने पढ़ा होगा, पहाड़ में ग्रोथ होता है। माउंटेन्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बुल्डर्स, सैंड एंड माउंट्स, बालू का ढेर, है ना, इन सबों में ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि ये नॉन लिविंग चीज है, लेकिन कैसे ग्रोथ होता है वो बताएंगे। तो पहला लाइन आपने डिसाइड किया ना कि ग्रोथ के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है, क्योंकि लिविंग के साथ साथ कुछ नॉन लिविंग चीज भी ग्रो करते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट आते हैं। कह रहा है क्या? इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कहता है अगर किसी चीज में मास ग्रो कर रहा होगा, उसके नंबर भी ग्रो कर रहे होंगे, उस आधार पे हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रोथ है। अभी डिसाइड होगा क्लियरली। कहता है मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन लिमिटेड टाइम। क्या कह रहा है? ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्लियर है आपको किसको बोलते हैं? मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं? देखिए, यहां देखिएगा, एक एक चीज को समझेंगे। और यूनी सेलुलर, मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया? वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हों। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कितने सेल से बने हो, 2 या 2 से अधिक सेल से बने हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हो गया? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली 1 सेल। जो केवल और केवल एक सेल से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का बाबू एग्जांपल हो गया आपको अमीबा, है ना, पैरा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर में आ गए ऑल एनिमल्स नहीं कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स,
ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, है ना, बर्ड्स, मैक्सिमम एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो अब आपको यहां से मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर तो क्लियर हो गया किसको बोलते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है मल्टी सेलुलर एनिमल और यूनिसेलुलर एनिमल में भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, VBI है। कह रहा है क्या, जैसे हम लोग में ग्रोथ होता है ना, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं प्लांट में और एनिमल में। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के समय में एक पेड़ को लगाया गया, क्लियर है ना, आपके जन्म के समय में एक पेड़ को लगाया गया। आज आपकी उम्र मान लीजिए 15 साल है, सपोज आपका एज क्या है आज के समय में 15 साल है। अब आप सोचिए 15 साल में आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट, 6 फीट। लेकिन पेड़ का हाइट क्या होगा? वो सेकंड फ्लोर को टच कर रहा होगा ना। ध्यान से समझिएगा, आखिर क्यों हमारा हाइट 6 फीट रह गया और वो पेड़ सेकंड फ्लोर को टच कर रहा है? आखिर क्यों? हम दोनों को सेम, जैसे मेरा जन्म हुआ उसी समय पेड़ को भी लगाया गया, आखिर वो उतना बड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब कि एनिमल्स में, हम लोगों में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। ग्रोथ क्या होगा? लिमिटेड। बट इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ इज अनलिमिटेड, एंड प्लांट के केस में ग्रोथ क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन द केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड, बट इन केस ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ इज अनलिमिटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसकी वजह से? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मतलब इस मेरिस्टेम की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? यहां देखिएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका पूरा नाम है बाबू, आपको नीट के कंपटीशन के एग्जाम में बस मेरिस्टेम लिख के देता है कंफ्यूज करने के लिए। इसको आप लोग पूरा ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर हुआ ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या हो गया, या मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि प्लांट में जो ग्रोथ होता रहता है इसी टिश्यू की वजह से, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। हम लोग पढ़ेंगे 11th में ही पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो केवल और केवल किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, है ना। इसका मतलब क्लियर हो गया आपको कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, मतलब प्लांट्स पूरा जीवन ग्रो करता रहेगा, और पूरा जीवन जो ग्रो करेगा वो किसकी वजह से ग्रो करेगा? मेरिस्टेम की वजह से। क्योंकि हम लोगों में तो मेरिस्टेम होता नहीं है, इसलिए हम लोगों का ग्रोथ कैसा होता है? लिमिटेड। ये पूरा क्लियर है ना? इसको आप रिमाइंड करके देखिएगा, बीच में हमने एक क्वेश्चन भी यहां पे अभी बोला था, उसका आंसर ये मेरिस्टेम था। रिमाइंड करके, क्लियर है? दूसरा देखते हैं बाबू, कह रहा है क्या, अब यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि सर आप बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आप जब ये बोले कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करता है, लेकिन कैसे ग्रो करेगा? हाउ? तो अब देखिए कैसे ग्रो करेगा बाबू। हम लोगों में ग्रोथ होता है तो हम लोग को पता है कि हम लोगों में जो ग्रोथ होता है वो अंदर से ग्रोथ होता है, इनसाइड होता है ग्रोथ, है ना। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे होता है? फ्रॉम इनसाइड। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कहां से होगा? आउटसाइड से होगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। लिविंग थिंग, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होता है वो कहां से होता है? इनसाइड, अंदर से। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ कहां से होगा? आउटसाइड से। कैसे? यहां देखिए, सपोज कीजिए आप बालू को लाए, बालू समझते हैं ना, बालू को लाके आप रख दिए, ये बालू है, ये बालू रख दिया आप, ये सैंड है, आप लाके क्या किया? रख दिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स और मंथ आप देखेंगे क्या, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है,
इसकी हाइट थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया भाई हाइट? अब देखिए क्यों बढ़ा। जब हम बालू को यहां पर रखे और उसको छोड़ दिए हम कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए, तो हवा चला, उस हवा के द्वारा बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारा आकर के इसके ऊपर क्या हो गया, जमा होता चला गया, है ना। और जब डस्ट पार्टिकल कई सालों तक इसके ऊपर जमा होता गया तो धीरे 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 इसका जो हाइट है वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ग्रोथ तो इसमें हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, ये होता चला गया। तो हमको ग्रोथ दिख रहा है ना कि इसमें भी क्या हुआ, कई सालों के बाद इसमें ग्रोथ हुआ। तो कैसे हुआ ग्रोथ? फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। कैसे हुआ? मॉलिक्यूल्स की वजह से हुआ। और वो मॉलिक्यूल्स कहां से आया? फ्रॉम आउटसाइड। हम लोगों में मॉलिक्यूल्स की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, हम लोगों में इनसाइड ग्रोथ होती है, हम लोगों में मास का ग्रोथ होता है ना। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। कहां से ग्रोथ हो रहा है? आउटसाइड से हो रहा है। क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत है? चलिए अब कह रहा है बाबू इस चीज को ध्यान रखेंगे, लिविंग में और नॉन लिविंग में और डेड में थोड़ा डिफरेंस है। लिविंग, नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां देखिए, क्या डिफरेंस है देखिएगा। आप लोग आज तक पढ़े होंगे कि सर लिविंग और नॉन लिविंग दो ही ना पढ़े। बताइए लिविंग किसको बोलते हैं? तो लिविंग हमको जो दिख रहा है, हाँ भाई वो खा रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, वो रिस्पायरेशन कर रहा है ना, उसमें फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये सब जिसमें हमको दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग। ये तो क्लियर है सर, हम समझ गए लिविंग इसको बोलते हैं। आगे बताइए। मान लीजिए एकदम एग्जाम्पल ध्यान सुनिए। प्लांट, पेड़ है, आम का पेड़, वो क्या है? लिविंग है ना। सुनिए, मैंगो ट्री किसमें आ गया? लिविंग में आया। अब सोचिए इस आम के पेड़ को मर गया, आम का पेड़ क्या हो गया? मर गया। उसके लकड़ी को हम काट लिए, तो उस लकड़ी को हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग या डेड? क्या बोलेंगे उस लकड़ी को? डेड। आज कभी सोचा है आप क्यों बोलेंगे इसको डेड? इसीलिए डेड बोलेंगे कि ये कभी ना कभी क्या था? जिंदा था। तो जब जिंदा था तो इसको हम बोलते थे लिविंग। मैंगो के ट्री को हम क्या बोलते? लिविंग। लेकिन वो मर गया तो उसका जो लकड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे? डेड। नॉन लिविंग नहीं बोल सकते उसको, हम क्या बोलेंगे? डेड, क्योंकि वो कभी जिंदा था फिर वो मर गया। जैसे कि कोई एनिमल, जैसे कॉ या बफेलो, कोई भी जानवर है वो जिंदा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसके स्किन को, अरे भाई वो जिंदा है, उसका चमड़ी भी क्या है? जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो मर गया उसके लेदर का हम यूज करते हैं, हम लोग जूता बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं। तो जो जूता लेदर का है वो क्या हो गया? लिविंग हुआ ना, क्योंकि सॉरी जूता क्या हो गया आपका? डेड हुआ। क्या हुआ? डेड। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो क्या था? जिंदा था। हम लोग हैं, अभी हम लोग जिंदा हैं, तो हम लोग किस में आएंगे? लिविंग में। मर गए तो मरने के बाद क्या बोला जाएगा हम लोगों को? नॉन लिविंग। क्या बोला जाएगा? डेड, क्योंकि कभी ना कभी हम क्या थे? जिंदा थे। तो लिविंग और डेड क्लियर हो गया ना। नॉन लिविंग किसको बोलेंगे बाबू? जो ना तो पहले कभी जिंदा था और ना अब कभी जिंदा होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। जैसे स्टोन, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। ये सब नॉन लिविंग है। कंफ्यूज अभी सर वाटर, इससे तो हम जिंदा रहते। बात सही है भाई, हम जिंदा रहते हैं, वाटर थोड़ी जिंदा रहता है। वाटर क्या है? मरा हुआ है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। ये ना तो कभी सांस लेता था, ना तो बेचारा कभी खाना खाया, है ना। तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। ये तीनों डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो मरा हुआ ऑर्गेनिजम्स होगा, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होगा, उसमें कभी भी हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। डेड ऑर्गेनिजम्स में कभी भी हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल ग्रोथ हमको किस में दिखेगा? लिविंग में दिखेगा। लेकिन 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 अब ओके सर, आप तो अभी आप बोले, लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे कि नॉन लिविंग ग्रो करेगा,
नॉन लिविंग ग्रो करेगा, लिविंग भी ग्रो करेगा। हम ये कभी नहीं बोले कि डेड ग्रो करेगा, क्योंकि मरा हुआ चीज कभी ग्रो नहीं करता है। यही मैं आपको समझा रहा हूं, आपके एग्जामिनेशंस के लिए इसी को क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। लिविंग ग्रो करेगा, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, पेड़ ग्रो कर रहा है। नॉन लिविंग कभी ग्रो करेगा, जैसे मिट्टी हो गया, ये सॉइल, स्टोन हो गया। अब इन्हें को बोला सर एयर, ऐसे नहीं। अब कहेगा वाटर, तो वाटर ग्रो करता है, नहीं करता ग्रो? आप देख लीजिए, ग्लास में आधा पानी डाल दीजिए, ऊपर से और पानी डालिए, देखिए बढ़ जाएगा। कभी करके देखिए, बढ़ेगा, है ना? हाँ, तो वाटर भी क्या हुआ, ग्रो किया। तो ये नॉन लिविंग है। डेड में कभी ग्रोथ नहीं होगा बाबू, क्योंकि वो मर गया है ना, वो मरा हुआ है, उसमें कभी भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है पूरा का पूरा पॉइंट? ठीक है, आगे आते हम लोग। आगे का जो पॉइंट है बाबू, वो है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है? तो ग्रोथ के बारे में पता चल गया कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। ग्रोथ कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? यहां पे आपको नहीं जानना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। कहता है क्या, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बर्थ देयर यंग वंस, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को जन्म दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। उसको आप लिख लीजिएगा, इसको एग्जाम्पल को, काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 11th के स्टूडेंट्स में यही एक सबसे बड़ा दिक्कत कुछ कुछ बच्चों में होता है, वैसे हम तो उसको समझाते रहते हैं। बेसिक चीज आपको देखना होगा। बेसिक आपका अगर कमजोर होगा, बेसिक यही सब चैप्टर से बनेगा, यही आपका कमजोर रह गया तो फिर आपको आगे जाके बहुत परेशानी होगा। इन सब छोटी छोटी चीजों को आपको एकदम समझते जाना है, एकदम आसानी से। आगे जाकर के इसका जब यूज होगा तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, है ना? रटने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको रटने की जरूरत है नहीं, आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूं, समझना है, रटना नहीं है। दूसरा देखते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चे को जन्म देता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आप ही बताइए, अब यही क्वेश्चन है कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। देखते हैं, आप पहला लाइन देखिए, लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। काफी मजेदार चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। रिप्रोडक्शन भी ये डिफाइन नहीं कर सकता है कि कोई लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। कैसे? अभी आपको हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि कोई फीमेल है, कोई औरत है, वो बच्चे को जन्म दे, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं हमारे समाज में जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? चल बता, बोलेंगे ना लिविंग। इसका मतलब मान लीजिए बाबू कि कोई फीमेल है, जैसे मान लीजिए ये फीमेल है, सपोज यहां पे, ये आप लिख लिए ना, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस का दिक्कत होता है। ठीक है, यहां देखिएगा, मान लीजिए एक ये फीमेल है, मान लेना है। ठीक है,
और एक ये भी फीमेल है, बोलो, है ना। ये फीमेल बच्चे को जन्म दी, ये क्या की, बर्थ यंग वंस, अपने बच्चे को जन्म दी। इट कांट, ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। अब आप बताइए कि ये लिविंग है, ये क्या है फिर? इस औरत को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि हम रिप्रोडक्शन के भी आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वही केवल लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो लिविंग नहीं है। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हमारे समाज में ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो स्टेराइल हैं। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, है ना। इन लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बांझ, जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ, म्यूल, यहाँ कोमा है, म्यूल। म्यूल किसको कहते हैं बताते हैं मित्र। स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, है ना। ये आपको क्लियर हुआ ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इसका मतलब क्या हो गया, वैसा कपल जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। स्टेराइल वर्कर भी, बाबू स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। आपको मैं बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, बांझ मतलब वैसी फीमेल या वैसा व्यक्ति जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसको हम लोग इंग्लिश में स्टेराइल बोलते हैं। स्टेराइल वर्कर भी क्या है बता रहे हैं अभी हम लोग। म्यूल, म्यूल जानते हैं म्यूल क्या है? हॉर्स घोड़ा, और डंकी घोड़ा, और गधे, इस दोनों के सेक्सुअल कांटेक्ट से जिसका जन्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूल। घोड़ा और गधा, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखिएगा, म्यूल का जो जन्म होता है वो घोड़ा और गधा, इस दोनों के सेक्सुअल कांटेक्ट से जन्म होता है। किसका? उसको बोलते हैं म्यूल। तो ये भी स्टेराइल होता है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। इसका काम जो है ना वो पहाड़ी एरिया में होता है, सामान को ढोने में इसका, क्योंकि ये बच्चे को जन्म दे नहीं सकता है तो इसमें गैमीट्स बनते नहीं। गैमीट्स का मतलब हो गया स्पर्म, ओवम बनता है नहीं, जिसकी वजह से काफी ताकतवर होता है, इसलिए इसका जो यूज है वो सामान को ढोने में किया जाता है। स्टेराइल वर्कर बी का मतलब क्या हो गया बाबू? देखिए किसको बोलते हैं स्टेराइल वर्कर बी। स्टेराइल वर्कर बी किसको बोलते हैं? कहता है मधुमक्खी का जो हाइव होता है, छत्ता है ना, मधुमक्खी का जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसमें 3 तरह का मधुमक्खी रहता है। एक को बोलते हैं रानी, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं बाबू वर्कर बी, तीसरे को बोलते हैं ड्रोन। आपको ज्यादा अभी डीपली हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपका, धीरे धीरे आप इसको समझेंगे। थोड़ा सा पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि आपको एनिमल किंगडम में पढ़ना है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो जो रानी है ना वो एक ही होती है, एक छत्ते में, एक हाइव में मात्र एक रानी, और ये वर्कर भी होते हैं, है ना। तो ये जो वर्कर भी है ना ये स्टेराइल होता है, मतलब ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है, ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, इसीलिए घर का सारा काम यही करता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आप याद रखेंगे कि जो वर्कर भी है ये क्या है, स्टेराइल है। ये क्लियर है ना पूरा का पूरा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ क्या ग्रोथ के आधार पे हम किसी को लिविंग बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं। रिप्रोडक्शन के आधार पे किसी को लिविंग बोल सकते हैं, क्यों? नहीं, ड्यू टू दिस रीजन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, सो देखिएगा। ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, कहता है, सबसे पहला लाइन इसका देख लीजिए, लिखा हुआ है, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब मेटाबॉलिज्म ये डिफाइन करेगा कि कौन लिविंग है और कौन नहीं। जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा उसको लिविंग बोलेंगे, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उसको हम लोग नॉन लिविंग या डेड बोलेंगे। कैसे? एक लाइन में बस आप आंसर समझिएगा, बस एक लाइन में। देखिए कैसे। ये तो आपका पूरा का पूरा है, लिखा हुआ है, नो नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, दिस रिएक्शन कैन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ये तो लिखा हुआ है ही ना आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया
कि आपको पहले हम समझा देते हैं मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है बाबू। एक को बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो गया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बस इसको खाली समझ लीजिए आप, पूरा मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ध्यान से देखेंगे एकदम। जो बच्चे बिहार बोर्ड के भी हिंदी में भी है, देखिए एनाबॉलिज्म को बाबू हिंदी में बोलते हैं निर्माणकारी। थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, अगर सही रहा तो बोलिएगा कि सर लिखे हैं, गलत रहा तो बोलिएगा हम खुद लिख लिए। और कैटाबॉलिज्म को हम लोग बोलते हैं विघटनकारी। इसका मतलब क्या हो गया, ये टॉ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है आपका टॉ। देखिएगा इसका एकदम, इसको ध्यान से समझिए, कहता है क्या, निर्माणकारी। एनाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, अगर हमारे बॉडी में खाना हम खाए, खाना खाने के बाद अगर ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बनना, निर्माण होना, बनना। तो हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनना। इसको हम लोग बाबू बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म में कुछ चीज बनेंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। और कैटाबॉलिज्म में टूटेंगे, उनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो भाई क्या बनता है, क्या टूटता है, तो देखिए हम लोग खाना खाए, चावल खाए, रोटी खाए, दाल खाए, जो भी चीज खाए, वह खाना जब हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ऑब्वियसली ये ग्लूकोज बनेगा। तो क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग लिखते हैं C6H12O6। आपको याद रखना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर बना, उसको हम बोले एनाबॉलिज्म। अब ये ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज टूटेगा किसमें, तो जब ग्लूकोज टूटेगा, जैसे हम काम करेंगे, खाना खा लिए, ग्लूकोज बन गया, अब हम काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारे बॉडी से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, पसीना निकलता है, और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और एनर्जी का भी खर्च होता है ना। तो ग्लूकोज टूटेगा कितने में, 3 में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये कब टूटेगा, जब हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, है ना। यहां क्लियर हुआ। अब आप ही सोचिए कि क्या ये प्रोसेस किसी नॉन लिविंग में हो सकता है या किसी डेड में होगा, नहीं होगा। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म जिसमें होगा वो लिविंग ही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्लियर है ना, बोलिए, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बाबू, यहां पर जो आप देख रहे थे ये वाला, यहां विट्रो है ना, इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है बाहर। क्या होता है, बाहर। विट्रो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, क्या है समझिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने हैं आप। कहता है क्या, जो कपल्स है ना, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हम क्या करते हैं, मेल से स्पर्म को निकाल लेते हैं। यहां देखिए, मेल से क्या करते हैं, स्पर्म को निकाल लेते हैं, और फीमेल से क्या करते हैं, ओवम को निकाल लेते हैं। और इस दोनों को निकाल के हम बाहर में एक ट्यूब में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, यहां बाहर में। ठीक है, बॉडी के बाहर। यहां पर जो टेम्परेचर है वो उतना दिया जाता है जिसमें वो अंडा, वो एग सर्वाइव कर जाए। ठीक है, अब आप सोचिए, ये मां के बॉडी से कहां आ गया, बाहर आ गया ना। इसको समझना है, कंपटीशन में पूछा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में ओवम को निकाल दिए, स्पर्म को निकाल दिए, तो ये बच्चा जो एग जो पल रहा है, एग जो डेवलप कर रहा है, वो मां के बॉडी से बाहर डेवलप कर रहा है। तो इसको जो भोजन मिल रहा है वो मां के बॉडी से तो नहीं मिल रहा है,
तो इस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। इसमें कहा गया है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट इट्स अ लिविंग रिएक्शन। पूछा हुआ क्वेश्चन है AIPMT का, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को, किसी स्पर्म और एग को हम टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या वो लिविंग है? हम बोलेंगे नहीं, उसको हम लोग लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन जरूर बोलेंगे। लिविंग थिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मां के शरीर से भोजन ले नहीं पा रहा है। ये क्लियर है ना आपका? पूरा का पूरा क्लियर है? चलिए, हम लोग यहां पर देख लिए थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, है ना? कोई दिक्कत है उसमें? नहीं है। मेटाबॉलिज्म भी देखे और ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म देखे। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव। तो हमको यहां से क्लियर हो गया कि सर मेटाबॉलिज्म अगर किसी में होता है तो केवल और केवल क्या होगा? लिविंग। मेटाबॉलिज्म इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। यहां क्लियर है ना मेटाबॉलिज्म तक? आपका है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बाबू, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सेल में जब चेंजिंग आना। जैसे मान लीजिए हम लोग लिविंग है, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एक्सप्लेनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी में होगा तो वो भी क्या होगा? लिविंग ही होगा। जैसे मान लीजिए हम लिविंग है, हमारा ये हाथ यहाँ है ना, ये मान लो किसी तरह कट गया ना, स्किन कट गया, तो आपको क्या लगता है ये स्किन फिर से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये स्किन फिर से आ रहा है, इसका मतलब ये किसका प्रोसेस है? लिविंग का है। अगर कोई पत्थर है, उस पत्थर को हम तोड़ दें, आपको क्या लगता है फिर से पत्थर भर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सेल का फॉर्मेशन अगर किसी में हो रहा है तो वो केवल और केवल कौन है? लिविंग है। सेल का फॉर्मेशन कभी भी किसी नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं, ठीक है, वो सब सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, मान लीजिए बहुत सारा सेल, ये सपोज ये बहुत सारा सेल है, और हम जो ब्लैक कलर से बना रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर से अभी बनाएंगे यहाँ पे, आप समझिएगा कि वो न्यू सेल है। ब्लैक कलर को किससे डिनोट करेंगे? न्यू सेल से। ये पुराना सेल हो गया। अब समझिए कि मान लीजिए कि इसमें से कुछ सेल बूढ़ा हो गया, मर गया, ये मर गया, ये मर गया, है ना? तो अब नया सेल तो उसके जगह पे आएगा। तो ये जो नया सेल आया वो कहां से आया? इसी पुराने वाले सेल से आया। कहां से आया? इस पुराने वाले सेल से। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, अभी हमारा जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे फिर अगले जनरेशन आएंगे जो हमसे होंगे जनरेशन, तो ह्यूमन बींग्स में भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। उसी तरह सेल में है, पुराने वाले सेल से नया सेल का जन्म होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर है? इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जिसमें होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग। लिविंग के अलावा ये किसी में नहीं होगा। क्लियर है ना पूरा का पूरा? देखते हैं बाबू, लास्ट वन है कॉन्शियसनेस, है ना? 5 था आपका, टोटल 5 फीचर था, इसमें ये 5वां लास्ट है। जानते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पत्थर है, आप पत्थर को 2-3 फैट मारिए, आपको क्या लगता है पत्थर भी आपको उलट के मारेगा क्या? लगता है आपको मारेगा? नहीं मारेगा पत्थर। मान लीजिए कि मिट्टी है, आप मिट्टी को खूब मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं पकड़ के, आपको क्या लगता है मिट्टी रिप्लाई देगा? नहीं देगा ना। इसका मतलब कि कॉन्शियसनेस भी केवल और केवल किस में होगा? लिविंग में होगा। कॉन्शियसनेस कभी भी नॉन लिविंग में नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबू अगर कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में होता तो वो भी रिप्लाई देता। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है क्या? कि अगर हम किसी पे एक्शन दिखाते हैं तो वो भी रिप्लाई करे। जैसे एनिमल है, एनिमल को हम धक्का दिए, एनिमल अपने जगह से हट गया, एनिमल भी हमको रिप्लाई में मारेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस किसका डिफाइनिंग फीचर है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये नॉन लिविंग का कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। क्लियर है ना?
दूसरा क्या है देखिए, इन दिस वी हैव एबिलिटी टू सेंस, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है क्या, हमारे पास, इस पूरे लाइन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है, जैसे आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन है। हम लोग अपने जीभ से पता कर लेते हैं, अरे यार ये स्वाद अच्छा है खराब है, नाक से स्मेल पता चलता है, कान से सुनते हैं कौन अच्छा बोल रहा है कौन खराब बोल रहा है। मान लीजिए आपको कोई खराब चीज बोला, आप तो रिप्लाई कीजिएगा, है ना, पकड़ के धोइएगा उसको। आंख से हम लोग देखते हैं, अगर देखेंगे कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं देखेंगे उसको हम लोग। तो हमारे पास सेंस ऑर्गन है जिसके वजह से हम क्या है, कॉन्शियस है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, बाबू प्लांट्स के केस में ये सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, प्लांट के केस में सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल फैक्टर के तहत रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पॉल्यूटेंट्स, इन सब चीजों के प्रति वो अपना रिप्लाई देंगे। अगर लाइट ज्यादा होगा, धूप ज्यादा होगा तो वो मुरझा जाएंगे, पानी ज्यादा होगा तो वो एवोपोरेट ज्यादा करेंगे, बहुत हरा भरा रहेंगे। टेम्परेचर के अनुसार भी, टेम्परेचर में ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस तरह से इनका ग्रोथ भी कम हो जाएगा। पॉल्यूटेंट्स, इन सब तहत से क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। हमको क्या देखना पड़ेगा बाबू, देखिए क्या देखते हैं हम लोग, इन एनिमल्स सेंस ऑर्गन्स are present like ear, eye, nose, tongue. But in case of plants, these sense organs are absent. So they respond according to external factor. उनके पास ये सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो बाहर के फैक्टर के अकॉर्डिंग, बाहर के टेम्परेचर के अनुसार वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, है ना, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है। अगला आपका है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स इंटरिंग इन देयर बॉडीज। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, कोई केमिकल है, सपोज कीजिए कोई केमिकल है, मान लीजिए कि हमारे बॉडी पे कुछ गिरा या कुछ आया, तो हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है या उसको रिपेल करता है, हमें ऑर्डर देता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सपोज कीजिए लाइन कट गया, लाइट बिल्कुल कट गया, अंधेरा हो गया, अब गर्म पानी रखा हुआ है या आग जल रहा है या गर्म पानी रखा हुआ है, आपका हाथ उस गर्म पानी के ऊपर जैसे ही जाएगा, उसके भाप से, उसके एवोपोरेशन से आपको लग जाएगा कि ये हमारे बॉडी के लायक नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सेंस ऑर्गन है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। अब जैसे कोई लकड़ी है ना, वो कभी लिविंग था, अभी नॉन लिविंग, वो डेड है, लकड़ी गिरेगा तो आपको क्या लगता है, लकड़ी को ये पता चल पाएगा कि वहां पे भाप है, वो उसमें डायरेक्ट गिरेगा। इसका मतलब डेड में और नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, कॉन्शियसनेस केवल किस में होगा बाबू, लिविंग में। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमन बीइंग मात्र इस पृथ्वी पर एक ऐसा जानवर है, ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल, सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है। ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पर एक ऐसा जानवर है जिसके पास केवल और केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। एकदम अंडरलाइन कीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके हर एक क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिलेगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल किसके पास होता है, ह्यूमन बीइंग के पास। ह्यूमन बीइंग के अलावा इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। केवल और केवल कौन है वो, ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन है ये। अगला है बाबू कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्षमता होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या हो गया कि खुद से अपने आप को, जैसे लीवर हो गया हमारा, अगर मान लीजिए हमारा लीवर डैमेज कर गया, डैमेज मतलब क्या हो गया, थोड़ा वो सेल उसका नष्ट हो गया, है ना, तब अपने सेल, लीवर अपने आप को फिर से रिजेनरेट करता है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। हमारे पास ये क्षमता है कि हम बाहर के टेम्परेचर को, या हमारे से अगर हमको लग रहा है कि ये चीज़ खराब है
हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी जो भी लिविंग होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कोई जानवर, उसको आप डंडा दिखाई वो भाग जाएगा, मतलब उसको ये सेंस है कि वो हमको पीटेगा, है ना, वो भागेगा। तो कॉन्शियसनेस केवल किस में होगा? लिविंग में होगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है एकदम लास्ट, ठीक है? अभी तक हमने पढ़ा ना वो सब, ये क्वेश्चन है। कहता है क्या कि आपको क्या लगता है, अगर कोई पेशेंट, ध्यान से देखिएगा, आपको जवाब देना है। अगर कोई पेशेंट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो कोमा में है, कहाँ है वो? इफ वी ऑब्जर्व अ पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल, अगर कोई पेशेंट कोमा में है, हॉस्पिटल में भर्ती है। कोमा का मतलब क्या होता है बाबू? कोमा एक ऐसा वर्ड है, मतलब इसको हम लोग एक ऐसा घिनौना वर्ड बोल सकते हैं जिसमें ना तो आदमी जिंदा होता है और ना तो वो मरा हुआ होता है। ना उसको हम जिंदा कह सकते हैं और ना ही क्या कह सकते हैं, मरा हुआ, है ना? तो कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। कोई आदमी है, बंदा है, कोई बंदा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई बंदा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोमा में है ना? वो कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ फील नहीं कर सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको मशीन के द्वारा जिंदा रखे हैं। हम उसका हार्ट और लंग्स, दिल और फेफड़ा दोनों निकाल दिए। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसका दिमाग भी मर गया है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अब आप बताइए इसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? बताइए, बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग। अब आप बोलिएगा सर कैसे, तो हम मशीन के दम पे तो हम जिंदा रखे हैं इसको सर, तो आप कैसे बोल दिए कि नॉन लिविंग है? बाबू अभी हम लोग देखे थे कि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ये क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपने आप में कह रहा है कि द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसी लाइन से क्लियर हो गया ये लिविंग है या डेड? तो मरा हुआ है ना भाई, इसको हम लोग नॉन लिविंग बोलेंगे, मरा हुआ है, सॉरी नॉन लिविंग मतलब डेड बोलेंगे। इसमें कोई जान नहीं है, डेड भी नहीं है, डेड भी नहीं बोल सकते हैं, है ना? नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि उसमें कोई जान नहीं है, डेड है वो, है ना, मरने वाला है, मर गया है। क्लियर है क्या ना? पूरा आपका ये पूरा लेक्चर 1 क्लियर हो गया, फिर लेक्चर 2 आएगा। देखिए आपका ये पहला लेक्चर है ना? इसको आप ध्यान से देखिए। आपको मेरे इस नोट्स के अलावा कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम ओपन चैलेंज है, कोई दूसरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इस नोट्स को एकदम आराम से देखिए और एनसीईआरटी बुक को आप टच कीजिए, है ना? आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक को भी आप पढ़िए, उसके डायग्राम को देखिए। जितने भी डायग्राम आपके कंपटीशन के लिए वो सबका सब मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? और सारे क्वेश्चन कंपटीशन से बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के लाइए, आकाश, एलन, जो भी आपके मन में है कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है? क्लियर है ना पूरा का पूरा? ओके, ठीक है। इसको अब आप अच्छे से आसानी से कर लेंगे, है ना? और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगेगा, कोई दिक्कत लगेगा, आप कमेंट करेंगे आसानी से, कमेंट करने के बाद उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? चलिए लेक्चर 2 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू, ओके।